चलिए, तो अब हम रिटायरमेंट में अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। देखो बेटा, ये टॉपिक हमारा बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा हमने एडमिशन और पीएसआर में किया था। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने सेम वैसे ही बनाना है जैसा हमने एडमिशन और पीएसआर चैप्टर में बनाया है। ठीक है, सपोज अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वो हमारा प्रॉफिट है, अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होगी तो वो हमारा लॉस है। लायबिलिटी अगर हमारी इंक्रीज होगी तो वो लॉस है, और लायबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट है। और इस सिनेरियो को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रेजेंट करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का मतलब ये होता है कि सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस हमें डेबिट करने होते हैं और सारे इनकम और गेन्स हम क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का परफॉर्म है। टू एसेट, अगर एसेट हमारा डिक्रीज हो रहा है। टू लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। कोई ऐसी लायबिलिटी है जो रिकॉर्ड नहीं हुई है तो उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी से। अगर हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो बाय एसेट, अगर डिक्रीज होगी तो बाय लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगी। कोई ऐसा एसेट है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो हम उसे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स में यहाँ पे शो करेंगे। इसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का बैलेंस निकालेंगे, जो या तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आएगा या बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आएगा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। तो ये हमें सेम बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसा कि हमने एडमिशन और पीएसआर चैप्टर में बनाया था। यहाँ पे हमें ये प्रॉफिट और लॉस सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशो। सभी पार्टनर्स का मतलब है इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। इसके बाद ये प्रॉफिट या ये लॉस हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। फिर हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और हमें बैलेंस शीट बिल्कुल सेम वैसे ही बनानी है जैसे हमने एडमिशन और पीएसआर चैप्टर में बनाया था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एक पार्टनर है वो रिटायर होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो उसका कैपिटल अकाउंट है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम पार्टनर्स का अकाउंट बनाते हैं ना, ए बी सी, उसमें जो रिटायर पार्टनर है ना उसका हमें सेटलमेंट करना होता है। ठीक है, तो हम एक टॉपिक ले लेते हैं, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। देखो, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, इसमें मैंने तीनों पार्टनर्स नहीं लिए हैं, ए बी सी नहीं लिया है, सिर्फ सीज की कैपिटल वैल्यू आपको मैं करके दिखाऊंगी, जो कि एक रिटायरिंग पार्टनर है, उसका हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सेटलमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी ही लिखते हैं, तो वो सारे पार्टनर्स का लिखते हैं, तो हमने ये सीज का भी लिखा बाय बैलेंस बीडी। फिर कोई जनरल रिजर्व होता है वो भी हम इसको देंगे। अगर कोई गुडविल है ए और बी की जो इसको मिलेगी वो भी जाएगी, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं वो भी इसको मिलेगा। तो कैपिटल लेके जाता है ये जनरल रिजर्व, गुडविल और प्रॉफिट, ये किसको मिलेगा, ये सी को मिलेगा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ए बी सी जो हमारे कॉलम होते हैं ना, उसमें से सिर्फ ये रिटायरिंग पार्टनर का ही मैं आपको सेटलमेंट करके दिखा रही हूँ। बाकी तो ए और बी का तो हम सेम वैसे ही बनाएंगे जैसे हमने एडमिशन और पीएसआर में बनाया था। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लीजिए कोई ऐसी गुडविल है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो उसको इधर हम राइट ऑफ करते हैं ना, टू गुडविल राइट ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल। अब देखो, जब हम इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं तो हम यहाँ पर टू बैलेंस सीडी निकालते हैं, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है। लेकिन क्योंकि ये पार्टनर जा रहा है तो इसका सेटलमेंट टू बैलेंस सीडी से नहीं होगा, या तो होगा क्योंकि सीज कैपिटल अकाउंट है, सी वो पार्टनर है जो रिटायर पार्टनर है, या तो होगा टू सीज लोन या फिर होगा टू बैंक। ठीक है बेटा, टू बैलेंस सीडी से हम इसका सेटलमेंट नहीं करेंगे, इसका बैलेंस नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे या तो टू सीज लोन या फिर टू बैंक। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी कैपिटल होगी इसकी, जनरल रिजर्व जो मिला है, गुडविल जो मिली है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, इसके बाद अगर कोई राइट ऑफ वाली गुडविल है तो उसको माइनस करके, मान लीजिए ये जो मैंने फिगर लिया ना, ये अज्यूमिंग फिगर है, अज्यूमिंग वैल्यू है। मान लीजिए ये 2,10,000 है, इसमें से 10,000 माइनस कर दो तो 2 लाख का बैलेंस आना था, यहाँ पे टू बैलेंस सीडी। पर रिटायरिंग पार्टनर में टू बैलेंस सीडी नहीं लिखेंगे, या तो उसका लोन आएगा टू सीज लोन या बैंक। अब कब मतलब कैसे पता करेंगे कि सीज लोन आएगा या बैंक आएगा। देखो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा, क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है, तो आप उसको लोन में ट्रांसफर कर देना टू सीज लोन। ठीक है, तो एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन, उसका नाम टू सीज लोन। और अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड, यानी रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट कर दिया गया है, तो फिर टू बैंक की एंट्री आ जाएगी। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा तो सीधे टू सीज लोन आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन स्टेट्स कर रहा है कि रिटायरिंग पार्टनर का इज टू बी पेड, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर दिया गया है, तो फिर हम टू बैंक से उसका बैलेंस लिखेंगे। ये सिर्फ हमको रिटायरिंग पार्टनर वाले कॉलम के लिए करना है, बाकी ए और बी के लिए तो टू बैलेंस सीडी ही निकालेंगे। ठीक है, तो ये देख लो। अब
इन दोनों का हमें आगे बैलेंस शीट में कैसे इसको ट्रांसफ़र करना है। अगर हमारा टू बैंक से बैलेंस सीडी आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको बैलेंस शीट में जो एसेट में हमें बैंक गिवन होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हमारा बैलेंस बैंक आ रहा है तो इस बैंक को हम बैलेंस शीट में जो हमें एसेट साइड में बैंक दे रखा होगा उस बैंक में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। और अगर हमारा सीज लोन आ रहा है, टू सीज लोन बैलेंस आ रहा है, तो हम इस सीज लोन को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में सीज लोन के तरीके से लिख देंगे। इन दोनों का हमें सिर्फ यही एक क्या कहते हैं सॉल्यूशन करना है कि अगर बैंक है तो बैलेंस शीट में जो एसेट साइड में बैंक है उसमें से माइनस करना है, और अगर सीज का लोन करके हमारा बैलेंस आ रहा है तो हम उसको लाइबिलिटी साइड में सिर्फ सीज लोन करके हम उसको लिख देंगे। ठीक है बेटा, बाकी जो ए और बी का जो कॉलम होगा उनका बैलेंस तो टू बैलेंस सीडी करके ही निकालना है, जैसे हम एडमिशन और पीएसआर में करते थे। ये सिर्फ मैंने उस पार्टनर का सेटलमेंट बताया है जो रिटायर हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर, और ये सारी वैल्यू अज्यूम्ड वैल्यू हैं। ठीक है।